चाहे वो मुस्लिम नेता हो, और पार्टी के कुछ नेता भी यही कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जिंदगी पर सेकुलर पॉलिटिक्स करी लेकिन वो सब ढोंग था। तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बड़े फ़ायदे के लिए छोटे फ़ायदे को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अशफाक करीम, आप पार्टी क्यों नहीं छोड़े? मैं नहीं गया कि मैं जानता हूँ उनकी शख्सियत, उनकी सलाहियत। एक टेक्नोक्रेट है और दूसरी तरफ अनपढ़ लोग हैं जो मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, या जो दो चार ऐसे हैं जिनकी कोई अहमियत पार्टी में बहुत नहीं थी, वही लोग गए हैं। यूपी में जो हालात मुसलमान की है वो न बने तो वो नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश करूँगा कि आपका चेहरा वाकई है नीतीश कुमार जी। बिहार में कोई नेता आपके पास नहीं है। नीतीश कुमार जी को बिहार से खोने का काम न करें। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। देश में वक्फ एक्ट लागू हो चुका है, बहुत घमासान है, और अगर बात करें तो मुस्लिम्स वक्फ एक्ट के लागू होने में जिम्मेदार मान रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को चौतरफा हमला झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के तमाम मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं, अपनी नेम प्लेट निकाल के तोड़ी है, और नीतीश कुमार को पत्र लिख करके कहा है कि नीतीश कुमार ने पूरे मुस्लिम समाज को डिसअपॉइंट किया है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अशफाक करीम से, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और सांसद भी रहे हैं। ये उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जेडीयू नहीं छोड़ी। अब जेडीयू क्यों नहीं छोड़ी और नीतीश कुमार के साथ रहने की क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी। तो इस समय नीतीश कुमार पर, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, और पार्टी के कुछ नेता भी यही कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जिंदगी पर सेकुलर पॉलिटिक्स करी लेकिन वो सब ढोंग था। जब स्टैंड लेने की बारी आई वक्फ एक्ट पर तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तमाम मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया। आपने क्यों चुना कि आपको जेडीयू में रहना है, नीतीश कुमार के साथ रहना है? देखिए, जहाँ तक वक्फ का मामला है, ये एक मामला है, मैं भी उसके ख़िलाफ़ रहा हूँ और मैं भी ख़िलाफ़ हूँ। ये बिल लागू नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा उसको तो थोड़ा समझा कि कुछ ख़िलाफ़ भी है, कुछ सपोर्ट में भी है। तो फिर मैंने देखा कि फिर नीतीश जी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि नीतीश जी के सिर्फ 12 एमपी से हट जाने से या ख़िलाफ़ करने से ये बिल नहीं रुकेगा, अल्टीमेटली बिल पास हो जाएगा। अगर वो साथ नहीं देते तो इन टोटलिटी बिहार का बड़ा नुकसान था। मालूम हुआ कि सांप को मारने गए, लाठी टूट गई और सांप भी नहीं मरा, तो फ़ायदा क्या था। तो जब तक कि दूसरी पार्टियां शामिल नहीं होती इसमें नीतीश जी के साथ, तब तक ये बिल नहीं रुक सकता था। तो उन्होंने देखा कि जो तरक्की हम बिहार की कर पा रहे हैं आज भाजपा के साथ रहकर, और जो इकोनॉमी हमें हासिल हो पा रही है जिससे बिहार की तरक्की हो, गरीबों के लिए या अक़लियत के लिए या हर तबके के लिए जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, तो उनके काम करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। इसलिए उनकी अपनी हिकमत अमली है और उनके रहने से कोई नुकसान बिहार के किसी भी मज़हब के लोगों का किसी का नुकसान नहीं हुआ है, सबका फ़ायदा ही रहा है। और ख़ास तौर पर अक़लियत के लिए किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया था जो काम अक़लियत के लिए उन्होंने किया है। चौतरफा काम किया है, हर फील्ड में काम करने का काम किया है। तो जाहिर है कि अक़लियत को ये समझना होगा कि तुम्हारा अगर कोई रियल मसीहा है, आपको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आपकी तरक्की भी सोच रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बड़े फ़ायदे के लिए छोटे फ़ायदे को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। आप इत्मीनान से नींद से सोते हो, सभी मज़हब के लोग। अक़लियत पर कोई भी आज तक मॉब लिंचिंग नहीं हुई, आज तक कोई राइट नहीं हुए, आज तक कोई ऐसा मामला नहीं आया। तो सवाल है कि ये सिर्फ नीतीश ही कुमार कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार ही बचा सकते हैं। 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे। अगर उसके पहले की ज़िंदगी को आप देख लेंगे, जो हालात बिहार के थे, जो पैदा हो गए थे या जो अक्लमंद हो गए थे, वो अगर उस युग को याद करेंगे तो कम से कम अक़लियत के लोग राजद की तरफ नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, ये तो मैं समझता हूँ। क्योंकि बिहार की हालत ये थी कि सड़कें नहीं थीं, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका था, लालटेन युग था,
लोग डिबरी जलाते थे, मिट्टी तेल भी नहीं मिलता था, मोमबत्ती लोग जला करके ज़िंदगी गुजारते थे, बच्चों का पढ़ना मुश्किल था, अपहरण की बातें थी। भागलपुर राइट हुआ, जिसमें हुआ तो कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन 4 महीने के बाद वो मुख्यमंत्री हो गए, माननीय ये क्या क्या लालू जी, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दिला सके। नीतीश कुमार जी जब आए तो उन लोगों को सज़ा दिलाने का काम किया, जो लोग राइट में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनको सज़ा दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये राइट में इतना बड़ा नुकसान इस अक़लियत का हुआ था, और उसके बाद जब 2005 में ये आ गए तो सारे हालात सुधरे, सब पटरी पर आई, जबकि 2000 में झारखंड बन गया था और सारा मिनरल झारखंड में चला गया, सारी इकोनॉमी झारखंड में चली गई। उसके बावजूद बिहार को मजबूत करने का काम किया इकोनॉमिकली नीतीश कुमार जी ने, और उसको मजबूत किया। ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, अगर मुसलमान इस बात को भूल जाए कि जिस तरह से साढ़े 19 साल तक नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को लेकर चले हैं और कोशिश किया है कि ये यूपी में जो हालात मुसलमान की है वो न बने, तो वो नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो संभाल सकेगा बिहार को, और अक़लियत महफूज रह सकेगा, अक़लियत के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। स्कूल तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं है तो बिहार में वही हालात हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है? यकीनन होगा। जो हालात है जनता के साथ, ख़ास तौर पर अक़लियतों के साथ बहुत परेशानियां वहाँ हो रही हैं। बहुत से लोग वहाँ से, वैसे तो देश से बहुत लोग निकल गए, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग शिफ्ट कर गए। तो आखिर क्या वजह है? परेशान है अक़लियत, तो कम से कम यहाँ परेशान नहीं है अक़लियत, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सबकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, मुसलमानों को रोज़गार भी मिल रहा है। अभी टीचर बने, काफ़ी टीचर, लाखों में लोग टीचर बने, यहाँ क्लर्क बने, अभी जो नौकरी मिली वो बहुत अच्छी नौकरी मिली मुसलमानों को, जिससे उनका घर सुधर गया, आगे बढ़ा घर, बच्चे पढ़ने लिखने लगे, उनकी इकोनॉमी मजबूत हो गई। तो ये सब तो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, और कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है उनके अलावा। तो नीतीश कुमार के साथ आप अगर एक लाइन में बताएं कि नीतीश कुमार के साथ आप क्यों हैं? अशफाक करीम नीतीश कुमार के साथ क्यों हैं, जबकि आप पर भी दबाव होगा कि बाकी नेता छोड़ रहे हैं, तो आप अशफाक करीम आप पार्टी क्यों नहीं छोड़ते? देखिए, इसमें 2 बात मैं बता दूं। ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जदयू के लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल गलत। वो लोग जो बुढ़ापे में आ गए थे, या जो 2-4 ऐसे हैं जिनकी कोई अहमियत पार्टी में बहुत नहीं थी, वही लोग गए हैं। कोई भी अक्लमंद बाशऊर आदमी नहीं गया है, पार्टी नहीं छोड़ा है, जिसमें अशफाक करीम भी है। और अशफाक करीम समझता है हालात को। आज कोई नहीं है कि अक़लियत की हिफाजत कर सकता है, अक़लियत को मजबूत कर सकता है, अक़लियत को साथ लेकर के चलता है। और हम अक़लियत तबका से आते हैं, और साथ साथ दूसरे मज़हब के लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। सबों के लिए उसने काम किया है, जिसमें अक़लियत भी शामिल है। और एक जगह वो तकरीर में कह रहे थे नीतीश कुमार जी कि अगर ये 18% अक़लियत ये मजबूत नहीं होगा, अगर ये पढ़े लिखेगा नहीं, तो हमारा ये बिहार विकसित प्रदेश नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारा ज़हन अक़लियत के लिए बहुत मजबूत है, उसकी तालीम के लिए। अल करीम यूनिवर्सिटी उन्होंने पूरे बिहार में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अक़लियती है, जो उन्होंने माइनॉरिटी भी डिक्लेयर कराया, और साथ साथ हमें यूनिवर्सिटी दिया जिसमें 50% बच्चे मुसलमान पढ़ते हैं, 50% लोग जनरल दूसरे मज़हब के लोग पढ़ते हैं। तो ये पढ़ाने का काम कई ऐसी जगह बहुत राजनीतिक चर्चा है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए बीजेपी ने वक्फ एक्ट भी पास करवा लिया और नीतीश कुमार को निपटा भी दिया। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स थी, सम्मान था, उसको भी खत्म कर दिया है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं और लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई पत्रकार बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ये एक्ट पास करवा के नीतीश कुमार को खत्म करने की एक बहुत बड़ा पुश कर दिया है ऑलरेडी। देखिए, तारीख गवाह है, कोई भी चीज़ जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपकी हिस्ट्री पूछता है, जाहिर है कि उसको फिर उसके साथ जोड़ता है। तो पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जो कम सीट आई, 42-43 सीट आई नीतीश कुमार जी को, वो क्यों आई? अगर चिराग पासवान जी अगर नहीं अपने कैंडिडेट को खड़ा करते, अगर कहीं न कहीं से उनको पुष्टपनाही थी खड़ा करके, जिसकी वजह से आरजेडी को उतनी सीट आ भी गई, उतनी सीट आती भी नहीं और जदयू की सीट घटती भी नहीं। तो ये तो इतिहास गवाह है। तो जाहिर है कि फिर इस बार कोई दूसरा खेल खेलने के लिए, उसमें मैं समझता हूँ कि एक वक्फ बिल बड़ा अहमियत रखता है कि अक़लियत छोड़ दें नीतीश कुमार जी को। जो अक़लियत का रुख नीतीश कुमार जी के साथ आया है वो छोड़ दें, और अगर वाकई अक़लियत ने छोड़ दिया, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे अक़लियत, कोई बिहार को संभालने वाला नहीं है जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने संभालने का काम किया है। और आगे भी 5 बरस
उनको ही रखना पड़ेगा ताकि बिहार को संभाल सके, और अक़लियत के साथ साथ दूसरे लोगों को भी संभाल करके उन्होंने रखा है। इसलिए मैं नहीं गया कि मैं जानता हूँ उनकी शख्सियत, उनकी सलाहियत। एक टेक्नोक्रेट है और दूसरी तरफ अनपढ़ लोग हैं जो मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, तो कभी एक टेक्नोक्रेट से एक अनपढ़ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बहुत स्ट्रांग बात है। तो आप एक तरफ ये भी इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए वक्फ एक्ट लाया गया है। यकीनन। एक और सवाल है, आपकी मैं तस्वीरें देख रहा था, तो ईद वाले दिन नीतीश कुमार आपके घर आए थे। वो हर साल आते हैं, वो पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए थे, उसके पिछले साल भी आए थे। ये एक ताल्लुक पर्सनल है, क्योंकि पार्टी जो बनी थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी जो बनी थी, वो कटिहार मेडिकल कॉलेज कैंपस में बनी थी, यहाँ पे 94 में बनी थी, और राजद से अलग ये लोग हुए थे, क्योंकि राजद सुनती नहीं थी और राजद बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। तो 42 MP होते थे पूरे देश में जनता दल के। ये राष्ट्रीय जनता दल है, उनकी जनता दल कहें कि आपके 14 MP तोड़े गए। आपके घर पर, आपके कॉलेज में जनता दल यूनाइटेड बनी थी। कैंपस में लालू जी नुकसान कर रहे थे कॉलेज का, वो कॉलेज को एफिलिएशन नहीं होना देना चाह रहे थे। 12 साल तक लालू जी ने बुलाने का काम किया कटिहार मेडिकल कॉलेज को, और मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो जस्टिस सरवली, जस्टिस अली अहमद के जरिए खोला गया था, दोनों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लिया। वो नहीं चाहते थे कि अक़लियत के लोग पढ़े, अक़लियत अदारा खुले, लेकिन नीतीश कुमार जी इसीलिए कॉलेज में सारे लोग गए थे। इदवाई साहब भी गए थे, गवर्नर थे। ठीक है, तो ईद में नीतीश कुमार से कुछ बात नहीं हुई वक्फ एक्ट के बारे में? उसके बाद कुछ बातचीत नहीं, उस दिन ईद का मामला था, उसके पहले भी बात होती रही है, लेकिन उस दिन इस ईद का दिन था, उस पर बात करने का कोई मौजू ऐसा नहीं था कि उस दिन बात की जाए। क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल चुप हैं, उन पर जो चौतरफा हमले और एटलीस्ट आप बोल रहे हैं आकर के खुल पर, नीतीश कुमार जी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। नीतीश कुमार जी न बोले, लेकिन पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी खुद बोले, अब वो क्या अंदर सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानता। उनकी खामोशी देखते हैं, जब बिल्कुल सख्ता छाता है तो बड़ी आंधी आ जाती है। अब पता नहीं क्या होना है, मैं नहीं कह सकता। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश करूंगा कि आपका चेहरा वाकई है नीतीश कुमार जी, बिहार में कोई नेता आपके पास नहीं है। नीतीश कुमार जी को बिहार से खोने का काम न करें। गिरिराज जी का बयान है कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अश्विनी चौबे साहब का बयान है। हाँ, या सही है। अश्विनी चौबे जी देखिए बिहार के हैं, कम से कम उनको नीतीश कुमार जी के बारे में सोचना चाहिए कि जिसने इतनी तरक्की कराया है, कल वो अगर वहाँ चले जाएंगे और यहाँ तरक्की रुक जाएगी तो क्या अश्विनी चौबे जी को लोग बख्शेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको रिव्यू करना चाहिए इस बात पर कि देश में की राजनीति में उनको खामखा नहीं भेजना चाहिए। वो भी बिहार के हैं, कल उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी आगे के सोचना है। इसलिए नीतीश जी को रहने दें इत्मीनान से मजबूत, ताकि बिहार में जो काम और बचा हुआ है, इंडस्ट्री खुलना है, अब लोगों को और रोज़गार मिलना है, जो रोज़गार मिल सका वो मिला, तो उनको कम से कम रहने दें ताकि और लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिल सके। नहीं तो नौजवानों का अहित हो जाएगा, जिनको आगे इंडस्ट्री खोल करके रोज़गार मिलना है उनका अहित हो जाएगा। तो 3 बातें निकल कर के आई कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे बिहार में तो बिहार की हालत यूपी जैसी हो जाएगी, जैसे माइनॉरिटीज़ में के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तमाम FIR मुकदमे, सड़क पर नमाज पड़ी तो वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार ने सबका विकास किया है, नीतीश कुमार ने मॉब लिंचिंग नहीं होने दी, दंगे नहीं होने दिए, और सर का ये भी कहना है इशारों में ही कि कहीं ना कहीं वक्फ एक्ट ला करके नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और नीतीश कुमार चुप हैं, शांत हैं। सर ही कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार शांत रहते हैं तो कोई आंधी आती है। अब क्या कोई और ट्विस्ट बचा है विधानसभा चुनाव से पहले? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब या तो नीतीश जी के पास है या तो वक्त के पास है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।